अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। 7 अप्रैल 2015 का वो दिन नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के करीब आलेर में पेश आने वाला वो अंदोहनाक वाकया आज भी मजलूम खानदान के दिल में एक जख्म की तरह ताजा है। 5 बेटे, 5 भाई, 5 इंसान एक दिन में सब के सब उनसे छीन लिए गए। उन पांचों के नाम थे मोहम्मद विकारुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर हनीफ और इजहार खान। उन पांचों पर मक्का मस्जिद की दूसरी बरसी के मौके पर फलकनुमा के करीब होम गार्ड बालास्वामी के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस ने इस केस को एक दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया था और उन पर दफा 121 के तहत मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ना, दफा 120 के तहत साजिश, दफा 302 के तहत कत्ल, दफा 307 के तहत कत्ल की कोशिश और दफा 16 के तहत टेररिस्ट एक्ट और दफा 18 के तहत कॉन्स्पिरेसी ऑफ टेररिस्ट एक्ट और दफा 20 के तहत मेंबर ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, जिनके तहत उन पर मुकदमात चल रहे थे। 7 अप्रैल 2015 का वो दिन भी एक आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। वरंगल जेल की सर्द वादियों से निकलकर वो पांचों कैदी हस्बे मामूल नामपल्ली कोर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ता वही, गाड़ी वही, पुलिस का पहरा भी वही। फर्क सिर्फ इतना था कि उस रोज कैद के दरवाजे से निकलने वाले ये कदम दोबारा जेल की दहलीज तक नहीं पहुंचने वाले थे, जबकि पुलिस का जेल इंतजामिया से वादा था कि उन कैदियों को बाहिफाजत ले जाएंगे और बाहिफाजत लाएंगे, मगर वादे सिर्फ लफ्जों में सजे थे, इरादों में नहीं। वो पांचों खाली हाथ थे, ना बंदूक थी, ना गोली और ना ही फरार का कोई खौफ। उनके पास सिर्फ कैद के दिन थे और रिहाई की उम्मीदें, मगर 7 अप्रैल की सुबह ने उन उम्मीदों को गोलियों की बारिश में बदल दिया और फिर अचानक फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट और धुएं और बारूद की बोझ से भर गई। पहला फायर, दूसरा और तीसरा, और फिर लम्हों में पांचों सांसें हमेशा के लिए खामोश हो गई। जमीन ने खून पी लिया, आसमान ने आंखें चुरा ली और वर्दी वाले फतह के नशे में खड़े थे। आलेर का यह वाकया कागजों में इनकाउंटर, मगर जिन माओं ने बेटों को दफन किया, जिन बहनों ने भाइयों के कफन पर आंसू गिराए और जिन बीवियों ने शौहरों की मैयतों को गले लगाया, उनके लिए यह सिर्फ इनकाउंटर नहीं था, यह उनके ख्वाबों का कत्ल था। उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उस दिन कानून हार गया, इंसाफ मर गया और वादे खून में डूब गए। आलेर की मिट्टी आज भी वो चीखें संभाले हुए है जो किसी अदालत में रिकॉर्ड नहीं हुई, मगर हर बेजमीर को पुकारते हुए कहती है कि ये इंसाफ नहीं, ये कत्ल है। इसी को देखते हुए 26 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने अपने एक बयान में इसे सीधा सीधा हिरासती कत्ल यानी जुडिशियल मर्डर का नाम दिया था। उन्होंने यह भी याद दिलाया था कि विकारुद्दीन अहमद के वकील एम.ए. अजीम एडवोकेट ने एनकाउंटर से पहले होने वाली आखिरी सुनवाई में पहले ही जज से कहा था कि विकारुद्दीन अहमद को मार दिए जाने का खदशा और डर है, मगर अदालत खामोश रही, जज का कलम भी खामोश रहा और शायद इसी खामोशी की वजह से पुलिस की बंदूकें गूंज उठी और उन पांचों जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इस वाकये का सबसे कड़वा और दर्दनाक पहलू यह है कि ये पांचों नौजवान एक ऐसे मुकदमे में जकड़े गए थे जिसकी हकीकत अदालत के सामने आते ही खुल चुकी थी। गवाहियां कमजोर, सबूत नाकिस और सच इतना वाज़ेह था कि फैसला आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। पुलिस को यह अंदाजा हो चुका था कि यह सब बाइज्जत बरी होने वाले हैं और फिर हुआ भी यही।
1.5 साल के अंदर अदालत ने फैसला सुना दिया और उन पांचों को मुकम्मल तौर पर बेकसूर करार दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बेकसूर थे तो पुलिस ने उन्हें कैसे मार दिया? क्या किसी जमहूरी मुल्क में, किसी मुहज्जिब मुआशरे में अदालत के फैसले से पहले ही पुलिस को यह हक हासिल है कि वो मुल्जिम को गोलियों से भून दे? अगर मार ही दिया तो आज अदलिया क्यों खामोश है? क्या अदालत का वक़ार सिर्फ कागजी फैसलों में है या फिर वो मजलूम के खून के लिए भी खड़ी होगी? आलेर इनकाउंटर सिर्फ 5 अफराद की मौत नहीं थी, यह कानून, इंसाफ और आईन की रूह का कत्ल था। यह उस निजाम पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जो आज तक धुल नहीं सका। हैरत उस बात पर है कि उस वक्त की बीआरएस हुकूमत और आज की कांग्रेस हुकूमत दोनों ने ही उस खून की सच्चाई पर अपने लब सी लिए। क्या यह खामोशी इसीलिए है कि कातिल वर्दी में थे या इसलिए कि मकतूल गरीब, बेसहारा और मुसलमान थे? उस वक्त अपोजिशन में बैठे कांग्रेस के कायदीन ने बड़े बड़े जोश और जज्बे से बीआरएस हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजते अल्फाज, असेंबली में बुलंद होती आवाजें, अवामी जलसों में इंसाफ के वादे, हर जुमला मुतासिरा खानदानों के दिल में एक उम्मीद जगाता था कि शायद कोई तो आगे आए जो उनके जख्मों पर मरहम रखे, जो कातिलों को कानून के कटहरे में ला खड़ा करे। लेकिन आज जब वही कांग्रेस इख्तिदार में है, जब उनके पास कानून भी है, इख्तियार भी है और कलम भी है और दस्तखत का इख्तियार भी है, तो फिर क्यों आज भी इंसाफ के दरवाजे बंद हैं? क्यों आज तक आलेर इनकाउंटर के कातिल आजाद घूम रहे हैं? क्या उस वक्त के बयानात, आंसू और वादे सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने का जीना थे? क्या यह सब सियासी ड्रामा था जिसका स्टेज मुतासिरा खानदानों के आंसू और खून से सजाया गया था? ये खामोशी, ये बेहिसी, ये ताखीर सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि हमारे निजाम में इंसाफ की कीमत इख्तिदार के बदलने के साथ भी बदल जाती है। आलेर के मजलूम आज भी उसी सवाल के साथ जिंदा है कि क्या हमारा खून सिर्फ सियासत का ईंधन था? आलेर इनकाउंटर सिर्फ 5 बेगुनाहों की मौत नहीं, बल्कि यह हमारी इज्तिमाई गैरत का जनाजा था। मगर अफसोस, उस दिन जब ये 5 लाशें सफेद कफन में लपेटकर सफों में रखी गईं, तो उनके करीब आंसू बहाने वाले तो थे, मगर उनके साथ खड़े होने वाला कोई एक भी मुस्लिम कायद नजर नहीं आया। वही कायदीन जो जलसों में नारे लगाते हैं, टीवी कैमरों के सामने इंसाफ की दुहाइयां देते हैं, उस दिन कहीं दिखाई नहीं दिए। सदर मजलिस की जबान से आज तक इस जुडिशियल डेथ पर एक सवाल भी ना उठा। हाँ, जब उत्तर प्रदेश के इंतखाबात करीब थे तो भोपाल इनकाउंटर उन्हें याद आ जाता है, इलाहाबाद इनकाउंटर उन्हें याद आ जाता है और माओ यूपी के इनकाउंटर पर नेशनल मीडिया में लंबे लंबे डिबेट उनसे सुनने को मिलते हैं। मगर आलेर इनकाउंटर के मजलूम जो हैदराबाद के ही वोटर थे, उनकी फरियाद को ना नेशनल मीडिया तक पहुंचाया गया और ना ही उनके लिए एक भरपूर एहतजाज किया गया। यही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी एमएलए या कारकुन ने मरहुमीन के घर जाकर उन्हें दिलासा और पुरसाद तक देना भी गवारा नहीं किया। आखिर क्यों? क्या उन्हें डर था कि अगर ये आवाज बुलंद की गई तो उस वक्त की बीआरएस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर या आज की कांग्रेस हुकूमत की गलत कार्यों का पर्दाफाश हो जाएगा? क्या यह खामोशी किसी खौफ की वजह से थी या किसी दोस्ती या किसी सियासी मसलिहत का नतीजा थी? आलेर इनकाउंटर सिर्फ 5 इंसानों की मौत की खबर नहीं है, यह हमारे इंसाफ के निजाम पर लगने वाला एक ऐसा जख्म है जो बरसों से भरेगा भी तो उसका निशान बाकी रहेगा। फर्ज करें कि ये लोग वाकई मुजरिम साबित हो जाते हैं और अगर अदालत ने तमाम शवाहिद और गवाहों के बाद उन्हें सजा सुना भी देती तो शायद किसी को एतराज ना होता, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाना ही इंसाफ है, गोलियों के साए में मौत देना नहीं। मगर यहां हुआ ये कि 5 अंडर ट्रायल मुल्जिम जो अभी अदालत के फैसले के मुंतजिर थे, उन्हें रास्ते में ही जिंदगी से महरूम कर दिया गया। ये ना ही सजा थी और ना ही इंसाफ, ये तो एक ऐसा फैसला था जो बंद कमरों में नहीं बल्कि बंदूक की नाली के दहाने पर सुनाया गया था। उनके हाथों में हथकड़ियां थी, मगर जिनके हाथ में बंदूक थी उनके जमीर में कोई जंजीर नहीं थी। हम अपने नाजरीन को यह बताना चाहते हैं कि यह मामला सिर्फ 5 अफराद का नहीं, यह हर उस शहरी का मामला है जो इस मुल्क में सांस ले रहा है और कल को किसी झूठे इल्जाम, किसी गलत फहमी या किसी ताकतवर के मफाद की भेंट भी चढ़ सकता है। अगर आज हम खामोश रहे तो यह खामोशी हमारे अपने दरवाजे पर मातम बनकर लौटेगी।
मीम टीवी के नाजरीन के लिए यह वीडियो बनाना एक एहतजाज, एक सवाल है और एक पुकार है कि इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा और वह दिन कब आएगा जब अदालत का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, ना कि गोली का। क्या हमें याद नहीं 2004 में रिलीज की गई इंडियन पीपल्स ट्रिब्यूनल रिपोर्ट? वो रिपोर्ट कोई आम कागज का पलंदा नहीं, ये उन सदाओं का रिकॉर्ड है जो बरसों जेल की सलाखों के पीछे दबी रही। ये उन चेहरों की कहानी है जिन पर दहशतगर्दी के इल्जामात का सिया धब्बा लगा दिया गया और फिर बरसों तक उनकी बेगुनाही को सच साबित करने का मौका ही ना मिला। इस रिपोर्ट ने खुलकर बताया कि किस तरह एक खास बिरादरी मुस्लिम कम्युनिटी को दहशतगर्दी के मुकदमात में सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था। वो नौजवान जो इल्म, नौकरी या कारोबार के खौफ लिए घर से निकले थे, अचानक पुलिस वैन में डाल दिए गए। उनके घरों में खौफ के साए और माओ की आंखों में आंसू उतर गए जो कभी खुश्क नहीं हुए। पीपल्स ट्रिब्यूनल ने बताया कि सालहा साल जेल में कैद रखने के बाद जब अदालत ने कहा कि ये बेगुनाह है, तब तक उनकी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त छीन चुका था। आलेर इनकाउंटर की सबसे कड़वी हकीकत यह है कि जिन्हें पुलिस ने गोलियों से मिटा दिया, वो कानून की नजर में बेगुनाह साबित हो चुके थे। लेकिन अफसोस, ये सच उनकी सांसों तक नहीं पहुंच सका। इस बेगुनाही को साबित करने का सहरा शहर के एक काबिल और अजीम वकील के सर जाता है, जो न सिर्फ अपनी पेशावराना महारत में चोटी पर हैं, बल्कि अपने ईमान, तकवा और सादगी में भी बेमिसाल हैं। एम.ए. अजीम एडवोकेट, 5 वक्ता नमाजी, दीनदार और उसूलों के पक्के, जिन्होंने कभी फीस या शोहरत की ख्वाहिश को इंसाफ पर गालिब आने नहीं दिया। उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी बिला मुआवजा महज अल्लाह की रजा और सच्चाई के लिए की। ये वही एम.ए. अजीम एडवोकेट हैं जो माजी में भी बड़े बड़े हौलनाक और हसास मुकदमात जैसे टास्क फोर्स ऑफिस बम ब्लास्ट, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट और दिलसुख नगर बम ब्लास्ट में बेगुनाहों की रिहाई के लिए सीना तान कर खड़े रहे। उनकी जुर्रात और दयानतदारी से न जाने कितनी जिंदगियां बच गईं, कितने घर उजड़ने से बच गए। मगर आलेर के ये 5 नौजवान, उनके लिए इंसाफ बहुत देर से आया। एम.ए. अजीम एडवोकेट ने अदालत में सच्चाई का चिराग रोशन कर दिया, लेकिन जब तक फैसले की रोशनी उन तक पहुंची, खबरों की मिट्टी उनके जिस्मों को ढांप चुकी थी। ये अलमिया सिर्फ उन 5 खानदानों का नहीं, बल्कि यह हमारे पूरे निजाम का नोहा है, जहां बेगुनाही मरने के बाद साबित होती है, जहां वकील अपनी ईमानदारी से जीत जाता है मगर इंसाफ अपनी ताखीर से हार जाता है, और खबरों पर खड़ा सच आज भी चीख कर कहता है कि हम बेगुनाह थे मगर हमसे हमारे जीने का हक छीन लिया गया। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी के स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह।